हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आपके लिए मैं लाया हूँ यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल और एनटीपीसी क्वेश्चन का संग्रह जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हुए हैं। तो अब मैं अपना पेपर शुरू करता हूँ। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइव तार में, ऑप्शन नंबर बी है भूसंपर्क तार में, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल तार में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन जो इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है, तो ये आपका सही आंसर है लाइव तार में। आपका ये ऑप्शन है लाइव तार में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन है। इसमें तो आपको पता ही होगा कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। आपने इसको पढ़ा भी होगा कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई है कूलम्ब। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युतशीलता को प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युतशीलता को प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है वेबर प्रति मीटर, फैरेड प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर और ऑप्शन डी फैरेड प्रति वर्ग मीटर। तो ये आपका ऑप्शन है सही होगा न्यूटन प्रति मीटर। आपका ऑप्शन होगा न्यूटन प्रति मीटर, ये आपका सही आंसर है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 1 वोल्ट तुल्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 कूलम्ब के, दूसरा ऑप्शन है 1 जूल के, ऑप्शन सी है जूल प्रति कूलम्ब के, ऑप्शन डी है 1 कूलम्ब प्रति जूल के। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है 1 जूल प्रति कूलम्ब के। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से वेक्टर राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए है विद्युत विभव, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत आवेश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। एक केबल में अधिकतम विभव प्रवणता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है चालक में, ऑप्शन नंबर बी विसंवाहन में यानी कि इंसुलेशन, ऑप्शन नंबर सी बाह्य आवरण में, ऑप्शन नंबर डी सभी जगह समान है। तो इस ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चालक। ये आपका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका आदर्श गैस नहीं है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 अंश सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऑप्शन डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम नहीं होता है? तो ये ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी लंबाई पर या ऑप्शन नंबर डी या सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा पदार्थ पर, क्योंकि देखिए आपका ये क्या कह रहा है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो तार की प्रतिरोधकता समझ लीजिए कि आपका एल्युमिनियम का तार हो गया, हाँ, और कॉपर का हो गया, फिर चांदी का हो गया, तो यानी सिल्वर। तो इन तीनों में क्या होता है, हमें पदार्थ देखा जाता है। जैसे हमारे लिए गोल्ड हो गया, गोल्ड सबसे बढ़िया कुचालक है, मतलब सबसे बढ़िया चालक है, लेकिन समस्या यही है कि वो हमारे इस पृथ्वी पर ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो किसी तार की जो प्रतिरोधकता होती है ना, तो वो पदार्थ पर ही निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। ओके, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। किसी पदार्थ में संयोजन इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणुओं से मजबूती से संबद्ध रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चालक, ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक, ऑप्शन नंबर सी विद्युत रोधी और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत रोधी। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है इसमें। निम्न में से कौन से चालन के माध्यम से एक वस्तु में ताप के स्थानांतरण के लिए एक आवश्यक शर्त है? तो ऑप्शन नंबर ए दोनों निकायों का एक ही तापमान पर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी दोनों निकायों को धातु का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी निकायों में से एक धातु होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी दोनों निकायों को अलग अलग तापमान पर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें दोनों निकायों को अलग अलग तापमान पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात है। तो ऑप्शन नंबर है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी धारा, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय फ्लक्स। तो इसमें से देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा। एक कंडक्टर के प्रतिरोधक क्षमता से कंडक्टर के आर पार वोल्टेज ड्रॉप का अनुपात है धारा। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य सबसे कम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है पैराफिन, ऑप्शन बी है सी या कांच, ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी हवा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हवा। ये इसमें परावैद्युत सामर्थ्य सबसे कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किसी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर है तापमान पर, ऑप्शन नंबर बी मोटाई पर, ऑप्शन नंबर सी नमी की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी पर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हवा की परावैद्युत सामर्थ्य लगभग है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 kV प्रति mm, ऑप्शन नंबर बी 3 kV प्रति mm, ऑप्शन नंबर सी 300 kV प्रति mm, या 100 डी या ऑप्शन डी 3000 किलोवोल्ट प्रति mm। तो
आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए, आपने शायद अंदाज़ा भी लगा लिया है कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 kV प्रति mm। ठीक है, आपको ये पता चला 3 kV प्रति mm। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस माध्यम की परावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा माइका, ऑप्शन नंबर बी पोर्सिलेन सॉरी, और ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी कांच। आपको शायद इस क्वेश्चन का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में आपका क्या सही है। तो आप अंदाज़ा लगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए माइका, क्योंकि इससे सब परावैद्युत सामर्थ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि एक परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्षेत्र सामर्थ्य क्या होगा? शायद आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ लिया होगा कि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, घटेगी। यदि एक परावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्षेत्र सामर्थ्य क्या होगा? घटेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका संधारित्र। संधारित्र की धारिता की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी फैराड, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी कूलम। तो इसका आंसर भी आपने शायद लगा लिया होगा, क्योंकि ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे आने ही आने हैं। देखिए, यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल और एनटीपीसी, इसमें क्या कहते हैं कि कभी कभी बेसिक से भी उठा के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमेशा बेसिक बिल्कुल एकदम रटे रहिए कि क्वेश्चन आए तो आपको कम से कम ये मलाल ना हो कि यार ये क्वेश्चन तैयार कर लिए होते। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। मैं आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा कि जिससे आपको भी मदद मिले। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? संधारित्र की धारिता की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी फैराड, और ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी कूलम। तो आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चलिए बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी फैराड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? संधारित्र की धारिता की इकाई होती है, तो ये का सही आंसर हो जाएगा बी फैराड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच अन्य कोई माध्यम लगा दें तो संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा, शायद इसका भी आपने कुछ अंदाज़ा लगा लिया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच अन्य कोई माध्यम लगा दे तो संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा क्या होगी? बी, ऑप्शन बी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। यदि दो आवेशों के मध्य एक कुचालक की मोटी शीट रख दी जाए तो दोनों आवेशों के मध्य बल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी समान रहता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी घटता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 21 आदर्श करंट स्रोत में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंतरिक चालकता शून्य होती है,
बी आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी लोड न होने पर वोल्टेज शून्य होता है। और ऑप्शन नंबर डी ओमिकाएं नहीं होती। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक चालकता शून्य होती है। तो आदर्श करंट स्रोत में क्या होता है? आंतरिक चालकता शून्य होती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट का एक संकेत है? तो ऑप्शन नंबर ए उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन नंबर बी शून्य धारा प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च धारा प्रवाह। शॉर्ट सर्किट का एक संकेत है उच्च धारा प्रवाह। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किरचॉफ की विद्युत के प्रथम तथा द्वितीय नियम क्रमशः आधारित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा तथा आवेश के संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी आवेश तथा ऊर्जा के संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान तथा आवेश के संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संरक्षण पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवेश तथा ऊर्जा के संरक्षण पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए। किरचॉफ की विद्युत के प्रथम तथा द्वितीय नियम क्रमशः आधारित हैं। तो किस पर आधारित होगा? आवेश तथा ऊर्जा के संरक्षण पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किरचॉफ विद्युत प्रवाह नियम केवल किसके लिए लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क में संधि स्थान, ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क में बंद लूप, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, ऑप्शन नंबर डी विद्युत परिपथ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहले आप ये देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। किरचॉफ विद्युत प्रवाह, किरचॉफ विद्युत प्रवाह नियम केवल किसके लिए लागू होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क में संधि स्थान। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट के बीजगणितीय योग बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी कहा नहीं जा सकता। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। एक जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आगे आपके लिए फिर से यही क्वेश्चन का कुछ संग्रह लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।